तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का सेट नंबर 9। जी हाँ दोस्तों, ये सेट जो है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए साइंस का सेट है ये। तो साइंस में बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दोस्त हम लेकर के आए हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, दोस्त वो लोग वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन दोस्त आपके लिए बहुत मायने है। ठीक है, और नोट जरूर कर लीजिएगा। वैसे टेलीग्राम पे हम पीडीएफ सेंड कर देते हैं, तो पीडीएफ अगर लेना है तो टेलीग्राम से जाकर के ले लीजिएगा। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए क्या करते हैं कि इस सेट में जितने भी क्वेश्चंस लेकर के आए हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें कहा जाता है कि रूट टिप और जो है सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है, ये हमें बताना है। तो रूट टिप और सूट टिप होता किस में है? ये पौधे में पाया जाता है। उसी रूट टिप और सूट टिप में कहता है कि कौन सा उत्तक पाया जाता है, हमें ये जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं। ये फोर्थ नंबर आपका आंसर होगा क्या? विप्रज्योतकी उत्तक। विप्रज्योतकी उत्तक जो होता है दोस्त, ये रूट टिप और सूट टिप में पाई जाती है। इसका काम होता है कि पौधों में वृद्धि करना। ठीक है, ये काम क्या होता है? इसका पौधे में वृद्धि करने का काम होता है विप्रज्योतकी उत्तक का। चलिए सेकेंड नंबर देख लीजिए। सेकेंड नंबर आपको कहता है कि निम्नलिखित में से किसके कारण जो है काला ज्वार रोग होता है, हमें यह जानना है। तो इस चारों ऑप्शनों को देखिए, बताइए कि काला ज्वार जो है किसके कारण होता है, यह बताना है। ठीक है, देखिए हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि काला ज्वार जो होता है दोस्तों वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। किसकी वजह से? प्रोटोजोआ की वजह से। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि प्रोटोजोआ से क्या होता है कि काला ज्वार होता है। देखिए अगर जो है जैसे कि प्रोटोजोआ है तो काला ज्वार जो कहते हैं उसको लिस्मेनियासिस के नाम से भी जानते हैं। तो लिस्मेनियासिस जो होता है वो एक गंभीर बीमारी होता है जो काला ज्वार की वजह से ही होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभी आपको लिस्मेनियासिस भी दे देगा तो कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि डैश की वजह से क्वास्कियोर जो है बीमारी उत्पन्न होती है। तो क्वास्कियोर नाम की बीमारी जो है किसकी वजह से उत्पन्न होती है, ये हमें जानना है। तो हम लोग पढ़े हुए हैं अच्छी तरह से कि प्रोटीन की कमी से, शरीर में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये क्वास्कियोर बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा, क्वास्कियोर बीमारी। ये क्वास्कियोर बीमारी बच्चों में होती है, जो क्या होता है कि इसमें जो है पैर हाथ सूख जाते हैं। ठीक है, और क्वास्कियोर नाम का ये बीमारी उत्पन्न हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मानव के शरीर में सबसे जो है लंबी हड्डी कौन सी होती है, ये हमें बताना है। तो मानव के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है दोस्त? ये जांग की हड्डी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कि फीमर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? फीमर के नाम से जानते हैं, जांग में होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर जांग की हड्डी होती है जिसे फीमर के नाम से जानते हैं। कभी कभी छोटी हड्डी के नाम भी पूछ देगा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो स्टेपिस होता है जो कान में पाई जाती है, सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए ये क्वेश्चन आपको कहता है कि मानव के शरीर में पाई जाने वाली जो है कहता है एकमात्र पेशी जो है कौन सी है जो दोनों क्या होता है ना कि सिरों से जुड़ी नहीं होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इन चारों को देख लीजिए, बताइए कि वो कौन सी जो है पेशी एकमात्र पेशी है जो हमारे जो है दोनों सिरों से नहीं जुड़ी होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि मुंह का जीभ जो देखते हैं ना वो दोनों सिरों से नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये करेक्ट आंसर होगा, ये जीभ। ये थर्ड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, जीभ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है ईस्ट में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ईस्ट मतलब जानते हो ये खमीर। खमीर में इसमें से बताना है आपको कि कौन सी विटामिन जो है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ईस्ट जो आटा में मिला देते हैं तो कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसमें जो बबल्स आ जाता है किस वजह से। तो ईस्ट क्या करता है कि आटे उटे में जो होता है ना कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, उसको खा करके जो है क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो उसकी वजह से बबल आता है। लेकिन चलिए हमें यह जानना है कि ईस्ट जो होता है यानी खमीर जो होता है उसमें कौन सी विटामिन होती है। देखिए ईस्ट या खमीर जो होता है उसमें जो होता है विटामिन बी की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किसकी? विटामिन बी की, ध्यान रखना है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि विटामिन बी की जो है प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए इसमें आपको दे दिया है कि वनस्पति उत्तक का कहता है परिपक्व पर जो है जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो किसके परिपक्व पर जो है आपको प्रोटोप्लाज्मा जो है आपको धारण नहीं करता है, हमें ये चीजें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बता दीजिए कि किसके परिपक्व पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा जो है धारण नहीं करता है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, दीर्घ उत्तक। क्या? दीर्घ उत्तक के परिपक्व होने पे उसमें प्रोटोप्लाज्मा जो है धारण नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि दीर्घ उत्तक। दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी से अभी जो है एग्जाम में ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ऐसे मुझे बात हुआ है, ऐसे में पता चला है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, बायोलॉजी का भी दिखा देते हैं आपको। वैसे सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मॉडरेट ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा हार्ड भी नहीं आ रहा है और ज्यादा आपका इजी भी नहीं आ रहा है, मतलब एक मॉडरेट टाइप का कहिए कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ठीक है, जो लोगों का साइंस अच्छा है, हम पहले ही ये चीजें कह रहे थे कि जिन लोगों का साइंस अच्छा होगा दोस्त आराम से टेक्नीशियन ग्रेड 3 निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन, देख लीजिए अगला नंबर। ये क्वेश्चन कहता है कि आपको दे दिया है कि इसमें दे दिया है, हाँ ये चीज दे दिया है कि गतिशील जीवाणु कोशिका को डैश कहा जाता है। तो जो जीवाणु गतिशील होती है उस गतिशील जो है जीवाणु को कोशिका को क्या कहा जाता है, हमें यह जानना है। देखिए उसको जो दोस्त नर युग्मक कहते हैं, क्या कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि उसको गतिशील जीवाणु जो होती है उसको नर युग्मक के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन। हाँ, और ये क्वेश्चन देख लीजिए कि अलैंगिक प्रजनन कहता है कि लैंगिक प्रजनन से भिन्न होती है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं आखिर लैंगिक प्रजनन में अलैंगिक प्रजनन में होता है क्यों है, क्या होता है जो जिसकी वजह से ये दोनों भिन्न होते हैं। देखिए अलैंगिक प्रजनन में जो उसके आपके जो उसके उत्पत्ति होते हैं तो उसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने पूर्वजों से क्या होते हैं कि बिल्कुल समानता रखते हैं। अलैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि भिन्नता होता है। तो अभी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके वजह से जो है आने वाले जनरेशन में क्या होता है कि भिन्नता पाई जाती है, तो वो लैंगिक प्रजनन की वजह से पाई जाती है, ठीक है। तो अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जो जनक होते हैं उसके समान जो है क्या होते हैं कि आने वाले पीढ़ी जो होती है उसकी समानता जो है दिखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, इन चारों में से ऑप्शनों में से आपको बताते हैं ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोस्त, सारे क्वेश्चन नोट जरूर करते रहिएगा और देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो गर्म पानी हो, चाहे गहरे समुद्र हो, चाहे ताप हो, कंदरा हो, कहीं भी चले जाइए, ठंडे से ठंडे प्रदेश में चले जाओ जहां पे बर्फ भी जमी रहती है, वहां भी क्या करती है कि वो जीव एग्जिस्ट कर लेती है, मतलब आसानी से निवास कर लेती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से बता दीजिए कि कौन है जो गर्म से गर्म कुंड में भी, ठंडे से ठंडे चीज में भी वो क्या करता है कि एग्जिस्ट अपने आप को कर लेता है, वहां पे रह सकता है, आसानी से निवास कर सकता है। देखिए आपको बताते हैं दोस्त, ये सेकेंड नंबर जीवाणु, जीवाणु को आप कहीं भी रख दीजिए, गर्म कुंड है वहां भी, या ठंडे जो है वहां भी रख दीजिए, या गहरे समुद्र में रख दीजिए, कहीं भी आज आसानी से क्या करेगा कि एग्जिस्ट कर लेगा, वहां पे अपना जीवन यापन कर लेता है। तो ये जीवाणु आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन है, राइजोबियम है। क्या है, राइजोबियम। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि राइजोबियम को नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में जो है अवशोषित करने का काम करता है, ठीक है। अमोनिया से नाइट्रेट बनता है, फिर नाइट्राइट, नाइट्राइट बनता है, फिर नाइट्रेट्स बनता है, उसको जो है क्या करता है कि अवशोषित करने का काम करता है। तो इसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है, जो दलहनी पौधे के जड़ों में ज्यादातर आपको जो है मिलता है ये। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक, मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक जो है कहता है कि उत्तकों के किसके प्रकार है ये हमें जानना है। तो इन चारों में से ऑप्शनों से बताइए, आप बता दीजिए कि मृदु उत्तक और स्थूल उत्तक जो है किसका प्रकार है ये, ठीक है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दोस्त ये स्थूल उत्तक, मृदु उत्तक जो होता है वो क्या होता है कि सरल अस्थायी उत्तक का ही एक प्रकार होता है। किसका, सरल अस्थायी उत्तक का प्रकार होता है। ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि सरल अस्थायी उत्तक का यह एक प्रकार होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि पादप उत्तकों के संबंध में बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो गलत स्टेटमेंट आपको पकड़ना है। तो जाइलम के बारे में दे दिया है कि जाइलम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट है गलत दिया हुआ, ये हमें जानना है, ठीक है। देखिए आपको पता है जाइलम के बारे में कि जाइलम क्या करता है दोस्त, कि जल को, खनिज लवण को जड़ से उठा करके क्या करता है, पौधे के विभिन्न अंगों में भेजने का काम करता है। जल भी ले जाता है, खनिज लवण भी ले जाता है, ठीक है। जाइलम जो है सो क्या काम करता है, वो जो होता है एक ही डायरेक्शन में काम करता है, दो डायरेक्शन में काम नहीं करता है। ऊपर से जाता है नीचे नहीं आएगा, ऊपर से नीचे नहीं आता, तो उसका दो दिशा जो है काम नहीं होता है, एक दिशीय काम होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन देख रहे हैं ये फोर्थ नंबर, इसमें कहता है कि दो दिशाओं में जो है वो काम करता है, स्थानांतरित करता है, जबकि ये गलत है। जाइलम एक ही दिशा में काम करता है, एक ही दिशा में जड़ से ऊपर तक के जो पानी पहुंचाने का काम करता है। तो ये गलत दे रखा है स्टेटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्त जो है आपका ये फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये कहता है कि बांस में जो फूल आता है वो किसका कारण बनता है, हमें ये बताना है। किसके कारण बनता है वो नहीं, बांस के फूल के आने से क्या कारण बनता है,
ठीक है, हमें ये चीजें जानना है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन, आप फटाफट बता दीजिए कि क्या उसके कारण क्या बन सकता है। ठीक है, कहता है कि भूमि को बंजर बना देता है। तो बांस के फूल आने ना आने से, बांस का फूल के आने ना आने से जमीन थोड़ी बंजर हो जाता है, नहीं होता है। देखिए उसमें होता क्या है, आपको बताते हैं कि बांस का जब फूल आता है उसमें क्या होता है कि चावल की तरह दाने होते हैं। तो उसके आस पास में जो चूहे होते हैं उनको लगता है कि चावल के दाने हैं, और वहां पे क्या होता है कि चूहों की संख्या क्या होती है कि वृद्धि हो जाती है, ज्यादा मात्रा में चूहे पनपने लगते हैं। ठीक है, तो वहां पे ये बांस के फूल जहां अभी आते हैं वहां पे अधिक मात्रा में आपको चूहा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वहां पे क्या होता है कि चूहों में जो है आबादी में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये फोर्थ नंबर। ये चीजें जान लीजिए कि बांस जो होता है पूरे लाइफ में एक ही बार जो है फूल देता है, उसके बाद जो है बांस क्या होता है कि डेड हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बहुत सारे पेड़ जैसे कि आम लीची सब होता है, आम हो गया, चाहे बहुत सारे फलहली पौधे होते हैं, वो क्या होता है कि प्रत्येक साल जो है फूल और फल देते रहते हैं, लेकिन बांस अपने पूरे लाइफ में एक ही बार फूल देते हैं, उसके बाद जो है डेड हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एक मृत मानव का क्या होता है कि शरीर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बॉडी होता है, डेथ कर जाता है, डेथ करने के बाद क्या होता है कि उसका जो है जाकर के मेडिकल में चला जाता है, उसके बॉडी पर स्टडी की जाती है कि किसके वजह से यह डेथ किया है। तो ये लीगल कानून आखिर जो है कौन सी होती है जिसके वजह से डेड बॉडी पर दोस्त स्टडी करने के लिए लीगल कानून जो है परमिशन देती है। तो वो लीगल कानून कौन सी है, हमें ये चीजें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, अब बता दीजिए कि वो कौन सा लीगल है। ठीक है, जैसे कि होता है ना कि गांव देहात में देखते हुए कि कम एज में ही अगर डेथ कर गया तो उसे जो है डॉक्टर के पास, डॉक्टर उसे उठाकर ले जाते हैं मेडिकल में, उसके बाद जो है उसकी तरीके से जांच करते हैं कि इसकी डेथ जो हुई है वो किस वजह से हुई है। ठीक है, तो वो लीगल कानून होती है, वो लीगल कानून कौन सी होती है ये हमें जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त, ये फोर्थ नंबर क्या, ये फोर्थ नंबर ऑटोप्सी। ऑटोप्सी क्या होता है कि एक लीगल कानून होता है जो गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, जिसके तहत ये कहा जाता है कि आप किसी भी डेड बॉडी पर क्या है कि स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि उसकी डेथ कैसे हुई है कैसे नहीं हुई है। तो ये ऑटोप्सी ही एक लीगल कानून है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि अधातु कक्षीय ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर जो तरल अवस्था में रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, हमें वो बताना है इसमें से। देखिए अधातु की बातें कर रहा है, तो अधातु जो होता है वो कमरे के ताप पे जो है लिक्विड फॉर्म में कौन रहता है, ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र अधातु तत्व है जो क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में रहता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो ये आपका क्या होगा कि ब्रोमीन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कि कक्ष के यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड अवस्था में रहता है। इसी को अगर धातु में चले जाते तो धातु हम लोग जानते हैं कि पारा क्या होता है कि धातु है जो क्या होता है कि रूम टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। देखिए अधातु जितने भी होती है उसकी ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है। क्या होता है, अम्लीय। ध्यान रखना है ये चीजें। तो ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होता है कि अम्लीय होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। हाँ देख लीजिए, अच्छा ये देख लीजिए, म्यूरेटिक एसिड। म्यूरेटिक एसिड क्या कहता है कि वैज्ञानिक नाम क्या है, मतलब म्यूरेटिक एसिड का वैज्ञानिक नाम क्या है, म्यूरेटिक एसिड किसका दूसरा नाम है, ये चीजें हमें जानना है। कई बार ये चीजें हम बता भी रखे हैं कि म्यूरेटिक एसिड जो है किसका नाम होता है। देखिए ये दूसरा नाम जो होता है ना म्यूरेटिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। किसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का म्यूरेटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरेटिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, पेट में भोजन पचाने का काम करता है, तो इसको ध्यान में रखना है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहता है कि इनमें से कौन सा विलयन जो कहता है कि पीएच पेपर को क्या कर देता है कि नीला कर देता है। तो पीएच वैल्यू का मान बताना है। ठीक है, कभी कभी तो ये क्वेश्चन देता है कि कौन जो है लाल जो होता है लिटमस उसको नीला कर देता है, या नीले जो होते हैं उसको लाल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पीएच वैल्यू का बताना होता है कि कौन सा पीएच मान होता है उसका। देखिए आपको बताते हैं करेक्ट आंसर कि अगर यहां पे लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो वह अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। तो अब उसकी पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होता है। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है कि लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, तो नीला एक ही करता है जो क्षार होता है। क्या, क्षार। लेकिन इसमें आपको क्षार अम्ल दिया नहीं है, बस आपको पहचानना है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। देखिए इन चारों ऑप्शनों को देखिएगा तो ये आपका फर्स्ट नंबर जो दिख रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्षारीय होता है। इसको ये क्या करेगा, नीले लिटमस पत्र जो होता है, लाल लिटमस पत्र जो होता है उसको नीला में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ये जो देख रहे हैं जेठर रस, बाकी जो है आपका नींबू का रस, ये सब क्या है कि अम्लीय है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी अम्लीय है, जो नीले को क्या करेगा कि लाल करने का काम करेगा। ठीक है,
तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कहीं पूछे जा सकते हैं। जिन लोगों का लास्ट में एग्जाम है वो सही है कि अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे, एग्जाम देंगे। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये कहता है कि दो या दो से अधिक रूपों में, दो या दो से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना, कहता है कि भौतिक गुण जो होता है उसका भिन्न होना और रासायनिक गुण समान होना, वो क्या कहलाता है। देखिए दो या दो से अधिक रूपों में जो मौजूद होता है, जिसका भौतिक गुण भी डिफरेंट होता है लेकिन रासायनिक गुण जो होता है वो समान होता है, उसको हम अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसको अपरूपता कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन के अपरूप हो गया। कार्बन के अपरूप क्या हो गया? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, ये सब क्या होता है कि आपका ये कार्बन का अपरूप है। तो वो दो या दो से अधिक रूपों में मौजूद होता है, उनका क्या होता है कि भौतिक गुण अलग होता है। हीरा कठोर होता है, उसी में आप चले जाइए। ग्रेफाइट जो है कोमल होता है। ठीक है, सबसे कोमल जो है अधातु में वही माना जाता है और सबसे हार्ड जो है हीरा माना जाता है। तो उसका भौतिक गुण अलग है लेकिन रासायनिक गुण सेम है उसका। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि सामान्य दे दिया है आपको कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में सामान्य रूप से क्या होते हैं? दोस्त हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। तो देख लीजिएगा, हाँ ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर क्या लगाते हैं कि चक्कर लगाते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा कि हमें जो है द्रव्यमान संख्या प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योगफल जो है द्रव्यमान संख्या कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर यह कहता है कि घटती हुई क्रम में क्या कीजिए कि धातु जो होता है उसको घटते क्रम में अभिक्रिया जो धातु करते हैं उस सभी अभिक्रिया के फलस्वरूप उसको क्या कीजिए कि घटते क्रम में सजा दीजिए। तक वो जो सजाते हैं, अरेंज जो करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों से देख के फटाफट बता दीजिए कि क्या कहलाएगा। जो भी धातु होता है अभिक्रिया करता है, सभी धातु सभी को घटते क्रम में जो मतलब सजा देना, वो मतलब क्या कहलाएगा, हमें ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए किसी भी धातु को जो भी अभिक्रिया करता है उसको एक अरेंज कीजिएगा घटते क्रम में, तो उसको गतिविधि श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिविधि श्रृंखला। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि गतिविधि श्रृंखला कहते हैं। कि ठीक है, जैसे घटते हुए क्रम में, जैसे कि मान लीजिए कि लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, कैल्शियम हो गया, उसके बाद जो है सोडियम हो गया, एल्युमिनियम और मैग्नीज हो गया, ये सभी को एक घटते क्रम से एक जो है बढ़ते क्रम में लिख दीजिए या घटते क्रम में जो है सजा दीजिए। वो आपका क्या होता है कि ये गतिविधि श्रृंखला कहलाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम सल्फेट आप जानते होइएगा, सोडियम सल्फेट का Na2SO4 होता है। क्या होता है? Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है ये। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें से, हाँ ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि Na2SO4 क्या होता है कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए हाँ देखिए इसमें दिया कि डैश क्षार धातु है। डैश क्या है कि एक क्षार धातु है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए आप बता दीजिए कि कौन जो है एक क्षार धातु है, हमें यह जानना है। देखिए आपको बताते हैं कि क्षार धातु कौन बनाता है। जैसे इससे पहले बता दिए थे ना कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार था, जो नीला कर देता था लिटमस पत्र को। उसी तरह से सोडियम क्या होगा कि आपका क्षारीय होता है। देख लीजिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सोडियम क्या है कि एक तरह का क्षारीय धातु माना जाता है। ठीक है, जब भी बनाएगा वो क्षार ही बनाता है। ठीक है, जैसे कि लवण भी बना दिया NaCl, क्लोरीन के साथ मिलकर के वो क्षारीय ही होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जो आयरन होता है, हीटिंग वाला जो आयरन होता है, उसके एलिमेंट को बनाने के लिए इसमें से हम किसका उपयोग करते हैं ये जानना है। तो आयरन का एलिमेंट या कहिए कि जो ओवेन होता है उसमें जो है आपका जो है क्या होता है कि एक एलिमेंट बना दिया जाता है, हीटिंग एलिमेंट। वो किसका उपयोग करते हैं दोस्त? उसमें जो करते हैं नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। क्या? नाइक्रोम का उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि नाइक्रोम का। देखिए नाइक्रोम का कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि नाइक्रोम का जो उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हीटर में किया जाता है या आयरन जो होता है उसमें भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इसका जो है प्रतिरोध काफी ज्यादा होता है, काफी तुरंत जो है जल्दी प्रतिरोध होता है, गलनांक भी काफी अधिक होता है, काफी अधिक जाने पे ही गलता है, इतना जल्दी ब्रेक नहीं होता है। ये नाइक्रोम जो होता है वो किसका मिश्रण होता है? नाम से पता चलता है, निकेल का, क्रोमियम का, कुछ लोहा उसमें मिला होता है नाइक्रोम में। ठीक है, तो ये तीन चीजों को क्या करते हैं कि मिला करके नाइक्रोम को बनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि कॉन्स्टेंटेन कहता है कि डैश
धातुओं का जो है मिश्रण करके बनाया जाता है। तो कॉन्स्टेंटन जो है किन धातुओं को मिश्रण करके बनाया जाता है ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए बता दीजिए। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि कॉन्स्टेंटन जो मिश्र धातु होती है वो किसके मिश्रण से बनती है? कॉपर और निकेल के। किसके? कॉपर और निकेल के। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉपर निकेल को मिला करके कॉन्स्टेंट धातु का जो है इस्तेमाल बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में आपको कहता है कि चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है, ये हमें जानना है। तो कच्चे माल के रूप में जो है, देखिए कच्चे माल के रूप में जो है चूना पत्थर का जो उपयोग किया जाता है वो सीमेंट के उद्योग में किया जाता है। किसमें? सीमेंट के उद्योग में। ध्यान रखना है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि सीमेंट के उद्योग में चूने पत्थर का इस्तेमाल करती है। देखिए चूने पत्थर जो करते हैं ही है, साथ में ये चीजें जान लीजिए कि उसमें सिलिकेट का भी इस्तेमाल करते हैं। सिलिका जो होता है ना, तो सीमेंट का सबसे मुख्य घटक ये सिलिका को माना जाता है। और सिलिका जो होता है वो सबसे मुख्य घटक किसका है? तो कांच का सबसे मुख्य घटक सिलिका को माना जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सीमेंट का मुख्य घटक सिलिका और सिलिका का मुख्य घटक जो है कांच। कांच ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सीमेंट कच्चे माल का जो है सीमेंट में ज्यादातर उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रिया मतलब क्या होता है? जलने का जो चीजें होता है वो दहन अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें पहला नंबर तक कहता है कि इसमें जो है जल का उबलना है, वो बॉयल हो रहा है, जलने की प्रक्रिया नहीं हो रहा है। तो बॉयल होना एक दहन अभिक्रिया नहीं हो सकती है। ठीक है, मोम का पिघलना कैसे? तो मान लीजिए कि उसको हीट दिखा करके पिघला सकते हैं हम। जरूरी थोड़ी कि जल रहा है, मोमबत्ती कैंडल का जलना हो सकता था तो उसमें दहन की अभिक्रिया होता है, लेकिन जल नहीं रहा है। तो जलने की क्रिया जो भी होता है उसमें क्या होता है कि वो दहन की अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि पेट्रोल का जलना क्या है कि एक तरह का दहन अभिक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि दोस्त उष्मा भी निकलता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। साग सब्जी जो होता है, ठीक है, उसको विघटित होकर के कंपोस्ट बनना कहता है कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए जितने भी चीजें होती है, जो अपघटन होती है उसमें क्या होता है कि आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। उससे क्या होता है कि उष्मा जो है विमुक्त होती है, उससे उष्मा निकलती है। और जिस चीज में उष्मा निकलती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और जिसमें उष्मा की जरूरत पड़ती है उसमें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये कोई भी अगर साग सब्जी है, अगर क्या हो रहा है कि अब घटित हो रहा है तो उसके आसपास में जाइएगा, अजीब सा स्मेल करता है, क्योंकि उसे उष्मा के रूप में जो है निकलती है। और वो चीजें जो हमें स्मेल के रूप में भी मतलब सूंघने के लिए मिलता है, तो वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि उष्माक्षेपी। ठीक है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया एक तरह का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि गर्म शीशे क्या है कि गर्म शीशे को धीरे धीरे जो है ठंडा करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है। तो गर्म शीशा को अगर धीरे धीरे आप ठंडा कर रहे हैं, जैसे कि शीशा को पिघला करके आप किसी भी रूप में वो किसी भी आकार को ढाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ढालने के बाद क्या होता है कि उसे जो है ठंडा किया जाता है। तो धीरे धीरे जो ठंडा करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है दोस्त? एनालिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? एनिलिंग कहलाती है। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, एनेलिंग। एनेलिंग क्या होता है कि शीशों को ठंडा करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है, निम्नलिखित में से कौन सा दे दिया है? अम्ल। अच्छा, ये दे दिया है कि कौन सा अम्ल जो है आई वॉश का घटक होता है। आई वॉश मतलब जानते हैं, आंखों को धोने के लिए, अम्ल से, एसिड से। तो बहुत से क्या होता है कि आंखों में जब जलन उलन होने लगती है आपको, तो आप क्या डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको डॉक्टर क्या करता है कि ड्रॉप देता है कि चलो ठीक है इस ड्रॉप का इस्तेमाल करो। तो वो आई वॉश होती है, जो आपको रखते ही क्या होती है कि आराम मिल जाती है। तो इसमें से ऑप्शन में से हमें बताना है कि उस आई वॉश में जो होता है क्या मिला होता है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और आसानी से जलन जो है दूर हो जाता है। तो दोस्त उसमें जो होता है आप देखिएगा, उसमें बोरिक एसिड लिखा होता है। क्या होता है? बोरिक एसिड। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बोरिक एसिड का ही इस्तेमाल क्या करते हैं कि हम लोग आई वॉश में करते हैं। तो इसमें से ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि बोरिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। हाँ देख लीजिए, ये उर्वरक है। जब उर्वरक का आप थैले खरीदने जाइएगा, पैकेट बोरी खरीदने जाइएगा उर्वरक का, तो उस पे एनपीके लिखा होगा। नाइट्रोजन जो है 70, नाइट्रोजन जो है आपका लिखा है 78% समथिंग लिखा रहता है। ठीक है, तो उस एनपीके का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, के का क्या मतलब होता है, हमें ये चीजें जानना है। देखिए एनपीके में एन जो होता है वो नाइट्रोजन को दिखाता है, पी जो फास्फोरस को दिखाता है, के जो होता है पोटेशियम को दिखाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जहां भी आंसर देखिए फट से मार दीजिए। ठीक है, तो देख लीजिएगा ये सेकेंड नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये एनपीके क्या करता है कि उस चीज को दिखाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया कि उस गैस का नाम बताना है। आपको किस गैस का नाम बताना है
कि जो लाइटर में भरे जाते हैं ना, उस गैस का आपको नाम बताना है। तो लाइटर में भरे जाने वाले गैस कौन सी होती है दोस्त? वो ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी? ब्यूटेन गैस होती है। इसमें से देख लीजिएगा, ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि ब्यूटेन गैस। लाइटर देखते होइएगा, तो लाइटर में वो ब्यूटेन गैस भरी जाती है, कंप्रेस्ड करके उसे जो है लाइटर में भर दी जाती है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये कहता है कि निम्नलिखित में से कार्बन के कौन से जो है कहता है कि मिश्रण का द्रव बनाने के लिए उबालने के लिए तापमान की सबसे अधिक जरूरत पड़ती है, हमें यह जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बता दीजिए कि कौन सा जो है कार्बन का मिश्रण है जिसको बॉयल करने के लिए आप द्रव में बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो है क्या होता है कि टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिएगा, तो दोस्त इन चारों ऑप्शनों में से हम बता देते हैं कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि द्रव में बनाने के लिए या उसको बॉयल करने के लिए सबसे ज्यादा टेम्परेचर की जब आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कितनी टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? अगर मान लीजिए कि इसको अगर बॉयल कीजिएगा तो इसको लगभग जो है 118 डिग्री सेल्सियस पे जाकर के बॉयल होता है। नॉर्मल पानी कितने पे? 100 डिग्री के आसपास में जाते जाते बॉयल हो जाता है, जबकि एसिटिक एसिड जो है 118 120 के आसपास में जाकर के बॉयल होना शुरू होता है। तो सबसे ज्यादा इसी की जरूरत पड़ती है। चलिए हाँ, अगला नंबर ये देखिए कि दूध अगर फट जाता है, तो दूध जो फटता है तो दोस्त फटता है तो उसमें कौन से एसिड मिले होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि दूध आसानी से फट जाता है? देखिए आपको पता है कि दूध में जो है लैक्टिन पाया जाता है। लैक्टिन तो वो फटने के बाद क्या होता है कि लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या? लैक्टिक एसिड में। तो लैक्टिक जो दूध फटे होते हैं उसमें कौन शामिल होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि उसमें लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि दूध से जो दही बनते हैं तो उसमें जो है कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? तो आपको पता है लैक्टोबेसिस जो है काम करता है। वही लैक्टोबेसिस क्या करता है ना कि लैक्टिन जो होता है उसको क्या है कि अपघटित करके ये आपको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि ऑक्सीजन को अगर में क्या कीजिए कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाइएगा तो क्या बनेगा? क्या आपको कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो वह जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है तो वह इसमें से कौन सी अभिक्रिया होती है, हमें यह जानना है। तो आपको हम पहले ही बता दिए कि कोई भी चीजें अगर जलती है, तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलती है और हमें क्या करते हैं कि उष्मा देती है, तो वो दहन की अभिक्रिया होती है। क्या होती है? दहन की अभिक्रिया। तो इसमें से देख लीजिएगा दहन की अभिक्रिया, ये आपका क्या होगा? थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो जो होती है वो दहन की अभिक्रिया होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। हाँ, देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कि सीमेंट हो गया। क्या है? सीमेंट और जल के बीच जो क्रिया को क्या कहते हैं, हमें यह जानना है। देखिए जो आपका सीमेंट होता है और जल के बीच जो रासायनिक क्रिया होती है उसको जलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जलीकरण। ध्यान रखिएगा ये चीजें। ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जलीकरण। जब सीमेंट का निर्माण होता है तो उसी समय जो है यह अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, आप बताइए कि कौन निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया है या नहीं है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्त? रासायनिक अभिक्रिया वो होता है जिसका केमिकल रासायनिक गुण क्या होता है कि चेंज हो जाता है रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद। ठीक है, उसका भौतिक गुण भले ही चेंज हो या ना हो, लेकिन रासायनिक गुण चेंज हो जाता है। भौतिक अभिक्रिया में उसका आकार में परिवर्तन होता है। तो आकार में परिवर्तन जरूरी नहीं है कि रासायनिक अभिक्रिया में आकार में परिवर्तन होगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ठीक है, लेकिन उसका रासायनिक गुण में चेंज हो जाएगा। जैसे कि दूध से दही बनना, तो दूध से दही बना उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो भले ही दूध दही आपको एक जैसा दिखने में लगता हो, लेकिन उसके अंदर जो है रासायनिक गुण चेंज हो जाता है। दूध क्या होता है कि थोड़ा सा मीठा लगता है, ये फटने के बाद जो क्या होता है कि एसिटिक एसिड हो जाता है, इसमें खट्टा होता है। तो ये रासायनिक गुण की वजह से हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, भौतिक परिवर्तन में उसके आकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये बिल्कुल करेक्ट होगा कि ये जो होता है आकार में परिवर्तन, ये जरूरी नहीं है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया दिखाएगी कि रासायनिक अभिक्रिया में ये आकार में परिवर्तन हो रही है। ठीक है, साइज में परिवर्तन होना जरूरी नहीं होता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु का अगर जड़त्व को मेजर करना है तो इसमें से हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जो किसी भी वस्तु का जड़त्व जो है मेजर किया जा सकता है, किससे? ठीक है, तो इसमें से देख लीजिएगा, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं दोस्त। ये मास, ये आपका द्रव्यमान जो होता है वो किसी भी वस्तु के जड़त्व मापने की जो है इकाई होती है। एक तरह से कहिए कि किसी भी वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उसका जड़त्व उतना ज्यादा होता है। जिस वस्तु का द्रव्यमान सबसे कम होता है उसका जड़त्व भी क्या होता है कि कम होता है। तो द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देता है कि जड़त्व जो होता है वो किस पे निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा।
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि जैसे कि सर्किट होता है, सर्किट में क्या होता है कि बिजली का प्रवाह होता है। तो सर्किट में जो बिजली का प्रवाह होता है तो उसमें आखिर कौन सी उपकरण लगी होती है जो ये पता करता है कि उस सर्किट में जो है करंट प्रवाहित हो रही है। तो ये कौन पता करता है, इस ऑप्शन वन से देख करके आपको बता देना है कि आखिर उसमें सर्किट में क्या लगा होता है जो करंट होने की, उपस्थित होने की जो इंडिकेट करता है। देखिए आपको बताते हैं कि सर्किट में जो लगे होते हैं वो गैल्वेनोमीटर लगे होते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि उसमें करंट ये है उपस्थित है, धारा बह रही है। ठीक है, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। गैल्वेनोमीटर विक्षेपित होते रहता है जब भी उसमें जो है करंट प्रवाहित होते रहता है। ठीक है, तो सर्किट में गैल्वेनोमीटर ही दिखाता है कि धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, शक्ति बराबर दे दिया है कि W/T। इसमें W/T में W क्या होता है, W का अर्थ क्या होता है, हमें ये जानना है। देखिए कार्य करने की इकाई को जो है हम लोग क्या कहते हैं कि शक्ति कहते हैं, मतलब इकाई समय में की गई कार्य करने की दर जो होती है तो इकाई समय में की गई कार्य ही आपका क्या होता है कि शक्ति कहलाता है। ठीक है, तो ये W जो दिखाता है ये वर्क होता है, क्या होता है, कार्य होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है कि वाट होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो W आपको क्या दिखाएगा, कार्य दिखाएगा। क्या दिखाएगा, कार्य दिखाएगा। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कार्य दिखाएगा। और शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं सवाल। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि लट्टू का घूमना किसका उदाहरण है, हमें यह जानना है। देखिए लट्टू का घूमना कह दिया है, ये किसका उदाहरण है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का, ध्यान रखना है। ये फर्स्ट आपका आंसर क्या होगा कि सेंट्रीपिटल मतलब अभिकेंद्रमुखी जो बल होता है वो। अब क्यों होता है, क्योंकि जब भी लट्टू घूमता है ना तो सेंटर की ओर ही उसका क्या होता है कि फोर्स लगता है। ठीक है, जहां पे लट्टू का घूमना होता है वहीं पे क्या होता है कि सेंटर पे फोर्स लगता है, इसलिए उसका क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और सेंटर के बाहर अगर फोर्स लगता है, जैसे कि दूध हम मथते हैं, ठीक है, तो मथना क्या होता है कि वो जब बाहर की ओर फोर्स लगता है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है, जिससे क्या होता है कि दूध से मक्खन आसानी से अलग कर ली जाती है। लेकिन लट्टू का घूमना सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि वह एक सेंटर की ओर जो है क्या करता है कि दोस्त काम करता है। ठीक है, सेंटर की ओर बल लगता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु अगर लटकी हुई है तो वस्तु पर जो है गुरुत्वीय केंद्र कहां लगेगा ये जानना है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु अगर लटकी हुई है तो उसका सेंटर कहां लगेगा, तो दोस्त उसके जो है नीचे सेंटर में क्या होगा कि केंद्र जो होता है उसके सेंटर नीचे से उसके ठीक मिड वाले सेंटर में क्या होगा कि उसका गुरुत्वीय त्वरण लगना शुरू होगा, नीचे से लगेगा। क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कहां से लगती है, पृथ्वी की ओर से लगती है, तो पृथ्वी की ओर से जहां भी वस्तु का सेंटर होगा वहां पे लटके हुए वस्तु के ठीक नीचे जो है उसका क्या होगा कि गुरुत्वीय त्वरण लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि लटकाव वाले बिंदु जहां होती है उसके ठीक नीचे क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जो है क्या होता है कि लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा चलिए दोस्त, तो इतना क्वेश्चन जो है आपके लिए एक्सपेक्टेड लेकर के आया है। जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ है दोस्त, पूरा के पूरा क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक दो बार जो है अगर वीडियो चलाना हो तो चला लीजिए, क्योंकि एक दो घंटे के बाद हम क्या करेंगे कि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। तो वहां से क्या कीजिएगा कि जाकर के रिवीजन कर लीजिएगा। 9 सेट आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। जिनका लास्ट में एग्जाम है अच्छा है कि 9 के 9 सेट पढ़ लेंगे कम से कम। जिनका कल है तो अभी तक के जितने भी हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हैं वही पढ़ पाएंगे, आगे की नहीं। तो जो जिनका लास्ट में होता है उनके लिए तो फायदे हैं। दूसरी नंबर की घाटा भी है। घाटा क्या है कि एग्जाम में घाटा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हार्ड होते हुए चले जाता है। जिन लोगों का पहले एग्जाम होता है इजी क्वेश्चन पूछ देता है। तो बहुत से तरह के मतलब बातें जो है निष्कर्ष से निकल करके आते हैं कि क्या है क्या नहीं। चलिए उस पर डिस्कस करना ही मतलब नहीं चाहिए। जिन लोगों का एग्जाम है अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और नेगेटिव अटेम्प्ट मत कीजिएगा। बार बार ये चीजें हम कहते हैं नॉर्मलाइजेशन में दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नेगेटिव अटेम्प्ट मत कीजिएगा। जितना हो सकेगा पॉजिटिव बनाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गलती से भी नेगेटिव नहीं लेना है। जहां पे चांस लगेगा 50-50, ऐसा नहीं कि एग्जाम देने गए 2 उंगली काट के देख लिए कि कौन दहिना कट रहा है कोई बायां कट रहा है, वही पे टिक मार दो। 4 उंगली की ABCD मान कर काट के लगा दिए टिक। बहुत सारा वीडियो आप देखते हुए, तुक्का कैसे लगाए, तुक्का लगा करके जो है एकदम टेक्नीशियन पार कर देना है, रिजल्ट ले लेना है। भाई तुक्का लगा करके जब पढ़ना ही है, अब पूरा टेक्नीशियन का जो है रिजल्ट तुक्का मार के ही गिरा देना है, तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है। बहुत ऐसे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, लेकिन उस सबके चीजों में भ्रमित नहीं होना है हमें। जो पढ़े हैं, जो आपके पास सच में नॉलेज है, वही आपको क्या करेगा कि एग्जाम में काम देगा। अगर आपके पास स्पीड होगा, टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आसानी से निकाल लीजिएगा, क्योंकि भारी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आसानी से निकाल लीजिएगा आप लोग। बस वहां पे टाइम मैनेजमेंट करने आना चाहिए। जो लोग शुरू से टेस्ट दे रहे हैं, जो लोग जो बता रहे थे हमको कि टेस्ट में आप 5 मिनट टाइम देते हैं, इतना क्वेश्चन रहता है, अब पता चलेगा जब एग्जाम देने जाइएगा तब। आते हुए क्वेश्चन आप छोड़ करके आ जाइएगा, बाद में याद कीजिएगा कि अरे ये क्वेश्चन तो आ रहा था लेकिन हम छोड़ करके चले आए।
ठीक है, इसीलिए जो है 5 मिनट में आपको जो है 20-20, 30-30 क्वेश्चन करवा रहे थे। लेकिन आप लोग कहते थे ना 10 मिनट दीजिए, 15 मिनट देने का, तो आराम से बैठ के आप जो है 100 क्वेश्चन जो है 4 घंटा में बैठ के दे दीजिएगा। लेकिन वो नहीं ना चाहिए, वो चाहिए स्पीड चाहिए। स्पीड होगा, टाइम मैनेजमेंट अगर करना जानते हैं तो आराम से निकाल लीजिएगा। कंपटीशन का मतलब यही होता है कि जिसके पास टाइम मैनेजमेंट करने का सिस्टम पता है, आराम से जो है एग्जाम को कंडक्ट कर देंगे। ठीक है, जो प्रिपरेशन करता है उसे कुछ क्वेश्चन आते ही रहता है, लेकिन टाइम न रहने की वजह से बहुत लोग क्वेश्चन आते हुए भी छोड़ करके चले जाते हैं। मुझे कई फोन आया है, ये भी बता रहे थे कि मुझे आते हुए क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है, टाइम न रहने की वजह से। टाइम नहीं रहने की वजह से, बहुत तो हड़बड़ी की वजह से बहुत लोगों को आ रहा था, लेकिन क्या था कि वो होता है ना कि एग्जाम हॉल में जाते समय सब कुछ भूल जाते हैं लोग, कि जो रटा रटाया है सब भूल जाते हैं, जो आपके पास कंसेप्ट है वही काम देता है। इसलिए रटा रटाया मत कीजिए, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ा कीजिएगा। चलिए अब क्या कीजिए कि दोस्त, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग कर रखे हैं आप फटाफट लाइक कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, और हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर अगले दिन लेकर के आएंगे आपके लिए एक नया सेट, एक नया वीडियो। तब तक जय हिंद दोस्तों।